सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AF4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछने की 100% संभावना रहती है। और सेलेक्टिव क्वेश्चन एग्रीकल्चर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है SKRAU बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय किस कृषि जलवायु खंड में आता है। आपको बताना है कि जो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये किस जलवायु खंड में आता है? फर्स्ट ए में, फर्स्ट बी में, फर्स्ट सी में या सेकंड ए में? चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ए में कौन कौन से आएंगे डिस्ट्रिक्ट, इसको देख लेते हैं। बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर ये दो जिले आएंगे फर्स्ट ए में। और फर्स्ट बी में देखते हैं कौन कौन से आएंगे। गंगानगर, ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो जिले आ जाएंगे फर्स्ट बी में। और फर्स्ट सी में देखते हैं बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर ये दो जिले आ जाएंगे आपके फर्स्ट सी में। और यही यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछा कि बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय किस कृषि जलवायु खंड में आता है, तो फर्स्ट सी में आ जाएगा। चलिए फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ में कौन कौन से जिले आएंगे। सीकर और झुंझुनू, ठीक है, सीकर और झुंझुनू ये दो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे सेकंड ए के अंदर। यानी कि जो फर्स्ट सी है ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट सी यानी कि कृषि जलवायु का सबसे बड़ा खंड है, ठीक है, ये कृषि जलवायु का सबसे बड़ा खंड भी माना गया है फर्स्ट सी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि गाजर में कैविटी स्पॉट, ठीक है, क्या पूछ रहा है, गाजर में कैविटी स्पॉट रोग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। ठीक है, आपको बताना है कैविटी स्पॉट, यहाँ देख सकते हैं गाजर में कैविटी स्पॉट रोग लगा हुआ है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा है बोरान। ठीक है, फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस यानी मक्का की पत्तियां बैगनी कलर की हो जाती हैं। ठीक है, मक्का की पत्तियां जो होती हैं की पत्तियां कैसी हो जाती हैं, ये बैगनी कलर की हो जाती हैं। ठीक है, बैगनी कलर की हो जाती हैं किसकी कमी के कारण, फास्फोरस की कमी के कारण। बात करते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, कैविटी स्पॉट गाजर में हो जाता है। ठीक है, हमारा आंसर राइट जो होगा ये कैल्शियम हो जाएगा। यानी कि गाजर में कैविटी स्पॉट किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो कैल्शियम पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि फूल गोभी में पीलापन। ठीक है, फूल गोभी में पीलापन किसके कारण होता है, वो होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण। ठीक है, पीलापन। बात करते हैं बोरान। बोरान तो जानते ही हैं, फलों का फटना। ठीक है, फल किसके कारण फटते हैं, बोरान तत्व की कमी के कारण क्या होता है, फल फट जाते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी कि सेकंड नंबर कैल्शियम। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत की मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है भारत में किस मृदा के अंदर पोषक तत्व की, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। यानी कि बोरान है, मोलिब्डेनम है, नाइट्रोजन है और जेडियन। चारों में से बताइए भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ZN। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, ZN की कमी पाई जाती है, यानी कि जिंक की कमी पाई जाती है। बात करते हैं बोरान की। बोरान की कमी के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो पत्तियां जो होती हैं शीर्ष वाली भाग यानी कि ऊपरी जो पत्तियां होती हैं उस पर सबसे पहले लक्षण इसके प्रकट होते हैं। MO मोलिब्डेनम की बात करते हैं तो पुरानी पत्तियां, ठीक है, जो पुरानी पत्तियां रहेंगी उस पत्तियों पर इसके लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। ठीक है, ये याद रखें। नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं, निचली पत्तियां, ठीक है, निचली पत्तियां जो होती हैं उन पर सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई देते हैं निचली पत्तियों पर। ये क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है कि नाइट्रोजन की कमी के कारण
कौन सी पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं, तो निचली पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं। और मोलिब्डेनम की कमी से सबसे पहले पुरानी पत्तियां प्रभावित होती हैं, और बोरान की कमी के कारण नई जो पत्तियां होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, वो है जेडियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि गेहूं की फसल में जौ का उग जाना किस प्रकार का खरपतवार है। ठीक है, आपको बताना है गेहूं की फसल है, उसके अंदर जौ के पौधे उग जाना किस प्रकार की खरपतवार कहलाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है नकलची खरपतवार, दूसरा है रेग्यू खरपतवार, तीसरा है सापेक्ष खरपतवार, चौथा है निरपेक्ष खरपतवार। इस चारों में से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ है। ठीक है, गेहूँ हम गेहूँ अगर बोए हैं, गेहूं की फसल में क्या होता है, गेहूं की फसल में गेहूंसा उग जाना। ठीक है, जिसको गुल्ली डंडा कहते हैं, गेहूं का मामा कहा जाता है। ठीक है, अगर गेहूं की फसल में गेहूंसा खरपतवार अगर उग जाती है तो इसको क्या कहते हैं, नकलची खरपतवार होता है। ठीक है, क्योंकि इसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, गेहूं के कलर की गेहूं जैसी पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नकलची खरपतवार कहा जाता है। अगर गेहूं की फसल में गेहूंसा खरपतवार उग गया है तो उसको नकलची खरपतवार कहा जाता है। बात करते हैं रेग्यू खरपतवार। रेग्यू खरपतवार क्या होता है, इसको अवांछित खरपतवार भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवांछित खरपतवार भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, गेहूँ की फसल में, ठीक है, गेहूँ की फसल में सोनालिका, मान लीजिए आप गेहूँ की एक किस्म लगाए हैं सोनालिका। ठीक है, सोनालिका किस्म लगाए हैं, सोनालिका किस्म के साथ कोई दूसरी वैरायटी गेहूं की, जैसे लोक-1, ठीक है, लोक-1 किस्म अगर उग आती है। ठीक है, ये भी गेहूं की है लोक-1, और गेहूं की हम वैरायटी कौन सी लगाए हैं, गेहूं की सोनालिका किस्म लगाए हैं। तो पूरी किस्म जो है सोनालिका, उसमें 1 2 3 4 प्लांट ऐसे हैं जो लोक-1 गेहूं के पौधे उग गए हैं। तो ऐसे खरपतवार को क्या कहते हैं, अवांछित खरपतवार कहा जाता है या रोग्यू खरपतवार कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सापेक्ष खरपतवार या रिलेटिव वीड। इस किसे कहते हैं, रिलेटिव वीड, यानी कि गेहूं में, ठीक है, किसको कहते हैं, गेहूं में क्या उग जाना, गेहूं में जौ का उगना। ठीक है, गेहूं में जौ का उगना क्या कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार। यानी कि हमारा जो आंसर यहाँ पे यही पूछ रहा कि गेहूं की फसल में जौ का उग जाना किस प्रकार की खरपतवार कहलाता है, तो हमारा सापेक्ष खरपतवार कहलाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका चौथे का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, गेहूं की फसल में जौ का उग जाना सापेक्ष खरपतवार कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है, जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के साथ मोथा उगना। ठीक है, मोथा उग जाना या दूब घास उग जाना। ठीक है, या दूब घास उग जाना, इस प्रकार के खरपतवारों को उगना क्या कहते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नकलची खरपतवार क्या होता है, रोग्यू खरपतवार क्या होता है, सापेक्ष खरपतवार क्या होता है, निरपेक्ष खरपतवार क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, यहाँ पर चैनल का नाम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि गेहूं की जल मांग होता है। ठीक है, आपको बताना है गेहूं की जल मांग कितनी होती है। ठीक है, 1500 से लेके 2500 एमएम, 900 से लेके 2500 एमएम, 750 से लेके 1200 एमएम और 450 से लेके 650 एमएम। ठीक है, आपको बताना है कि गेहूं की जल मांग कितनी होती है। चलिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि 1500 से लेके 2500 एमएम की। तो ये इतनी जल मांग किसकी होती है, ये जल मांग होती है गन्ना की। ठीक है, गन्ने की जल मांग कितनी होती है, 1500 से लेके 2500 एमएम होती है। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड यानी कि 900 से लेकर 2500 एमएम किसकी जल मांग होती है, चावल की जल मांग होती है। ठीक है, किसकी जल मांग होती है, चावल की जल मांग होती है। और बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, यानी कि 750 से लेके 1200 एमएम, तो ये होती है जल मांग किसकी, कपास की। ठीक है, ये याद रखेंगे, कपास की जल मांग होती है। और 450 से लेकर 650 एमएम जल मांग किसकी होती है, ये होती है गेहूं की। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर 450 से लेके 650 एमएम गेहूं की जल मांग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि दूब घास का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है दूब घास का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा, ऑफशूट द्वारा या रनर्स द्वारा। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, पहले 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है जड़। जड़ का प्रवर्धन किस में होता है, ठीक है, हिरनखुरी। ठीक है, हिरनखुरी में जड़ का प्रवर्धन होता है। ठीक है, ये घास होती है हिरनखुरी। ठीक है, इसका प्रवर्धन किससे होता है, जड़ द्वारा होता है। बात करते हैं तना का। तने का प्रवर्धन किस में होता है, अमर बेल में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अमर बेल में प्रवर्धन तने द्वारा होता है। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है। ऑफशूट की बात कर लेते हैं। ऑफशूट यानी कि जलकुंभी। जलकुंभी आप देखे होंगे, जल के अंदर जिसको गणपात भी कहा जाता है। ठीक है, जलकुंभी। जलकुंभी का प्रवर्धन किससे होता है, ऑफशूट के माध्यम से होता है। अब दूब घास का बचा है कि मतलब दूब घास का प्रवर्धन किससे होता है, रनर्स के द्वारा होता है। ठीक है, दूब घास का प्रवर्धन किससे होता है, रनर्स द्वारा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूब घास है और दूब घास ऐसे मतलब रनिंग कर रही है जमीन पर, मतलब एक दूसरे को पकड़ के, मिट्टी को पकड़ के रनिंग कर रही है। इसका प्रवर्धन किससे होता है, रनर्स द्वारा होता है। ठीक है, बाकी जड़ द्वारा हो गया हिरनखुरी, तना द्वारा होगा अमर बैल और ऑफशूट द्वारा जलकुंभी का प्रवर्धन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वायु के आने की दिशा क्या कहलाती है। ठीक है, पूछ रहा वायु के आने की दिशा क्या कहलाती है, लीवार्ड कहलाता है, विंडवार्ड कहलाता है, कैवलिगेशन कहलाता है या कपलर कहलाता है। चारों में से बताइए कौन सा सही होगा। चलिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि लीवार्ड। लीवार्ड क्या होता है, वायु के आने की दिशा। ठीक है, वायु के आने की दिशा, वायु के आने की दिशा, वायु के आने की दिशा क्या कहलाती है, यानी कि वो लीवार्ड कहलाती है। यहाँ पे पूछा वायु के आने की दिशा। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, वायु के जाने की दिशा। ठीक है, यहाँ पर होगा जाने की दिशा। ठीक है, वायु के जाने की दिशा। ठीक है, वायु के जाने की दिशा क्या कहलाती है, लीवार्ड कहलाता है। अब विंडवार्ड क्या होता है, विंडवार्ड मतलब आने की दिशा। ठीक है, आने की दिशा, आने की दिशा। ठीक है, वायु के आने की दिशा क्या कहलाती है, विंडवार्ड, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2nd नंबर। ठीक है, और वायु के जाने की दिशा क्या कहलाती है, लीवार्ड कहलाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कैवलिगेशन क्या होता है, सिंचाई की स्वचालित विधि है। ठीक है, सिंचाई की स्वचालित विधि है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि सिंचाई की स्वचालित अपने आप सिंचाई जो की जाती है इसको कहते हैं कैवलिगेशन विधि। ठीक है, और कपलर क्या होता है, कपलर यानी कि 2 पाइपों को जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, कपलर कहते हैं। ठीक है, 2 पाइप जोड़ने की क्रिया को, ठीक है, 2 पाइप जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, कपलर कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे। कैवलिगेशन यानी कि सिंचाई की स्वचालित विधि को कैवलिगेशन कहा जाता है। विंडवार्ड यानी कि वायु के आने की दिशा को विंडवार्ड कहा जाता है। और लीवार्ड किसी कहते हैं, जाने की दिशा को, वायु के जाने की दिशा को लीवार्ड कहा जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की उत्पत्ति स्थान बताना। ठीक है, आम का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है ये आपको बताना है, दक्षिणी अमेरिका, चीन, इंडोबर्मा या भारत। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिए। पहला आम के उत्पत्ति का स्थान, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में पपीता का उत्पत्ति स्थान माना गया। ठीक है, पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया, दक्षिणी अमेरिका। चीन की बात करते हैं, यानी कि संतरा का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है, चाइना माना गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इंडोबर्मा यानी कि आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इंडोबर्मा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत में उत्पत्ति स्थान किसका है, नींबू का। ठीक है, नींबू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत है, ये आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है आम की गृह वाटिका यानी कि किचन गार्डनिंग
या किचन गार्डन में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है। ठीक है, आपको बताना आम की एक बौनी किस्म है, यानी कि छोटी किस्म होती है जिसको गृह वाटिका में आसानी से लगा सकते हैं। वह कौन सी किस्म है जिसको किचन गार्डनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको बताना हो मैंगो की कौन सी किस्म का चुनाव करेंगे इसके लिए। तो पहली किस्म है पूसा नन्हा, आम्रपाली, सिंधु या को5। चारों में से बताइए कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले की बात करते हैं पूसा नन्हा। पूसा नन्हा किसकी वैरायटी है, यानी कि यह पपीता की वैरायटी है। ठीक है, यहाँ मैंगो की पूछा है। पपीता की सबसे बौनी किस्म कौन सी होती है, पूसा नन्हा होती है, जो किचन गार्डनिंग के रूप में या गृह वाटिका के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, या सजावट के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। बात करते हैं आम्रपाली। आम्रपाली यानी कि आम की सबसे बौनी किस्म है, यानी कि गृह वाटिका में और किचन गार्डनिंग के रूप में या घरों को सजाने के रूप में आसानी से हम इसका प्रयोग ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आम्रपाली। ठीक है, सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। आम्रपाली को ही हम किचन गार्डनिंग या गृह वाटिका के रूप में आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो रखते हैं 2.5x2.5 रखते हैं, यानी कि सबसे बौनी आम की प्रजाति है। ठीक है, बात कर लेते हैं सिंधु की। सिंधु किस प्रकार की वैरायटी है, आम की बीज रहित है। ठीक है, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, यानी कि सिंधु है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं को5। को5 किसकी वैरायटी है, यानी कि यह पपीता की वैरायटी है। ठीक है, पपीता की किस्म है जिससे क्या निकाला जाता है, सर्वाधिक पपेन निकाला जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पपेन निकाला जाता है। पपेन से पपीता, पपीता से पपेन। ठीक है, यानी कि पपेन किससे प्राप्त होता है, पपीता से प्राप्त होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आम का खाए जाने वाले भाग। ठीक है, आपको बताना है आम का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि एडिबल पार्ट कौन सा खाया जाता है मैंगो का। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेरिकार्प, मेजोकार्प, प्लेसेंटा या एरिल। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एक्जोकार्प है, मेजोकार्प है और एंडोकार्प है। ठीक है, एंडोकार्प यानी कि सीड वाला जो पार्ट खाया जाता है इसको एंडोकार्प कहते हैं। मेजोकार्प यानी कि छिलके के नीचे वाली जो सतह होती है, गूदा वाला पार्ट, उसको क्या कहते हैं, मेजोकार्प कहते हैं। एक्जोकार्प यानी कि छिलका जो होता है उसको एक्जोकार्प कहा जाता है। ठीक है, तो इसका बताना है मैंगो का कौन सा भाग खाया जाता है, यानी कि छिलका हम खाते नहीं, सीड खाते नहीं है, तो बीज वाला पार्ट ही हम खाते हैं, यानी कि मेजोकार्प ही इसका मैंगो का खाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड नंबर मेजोकार्प। बात कर लेते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प किस में खाया जाता है, यानी कि बेर और खजूर। ठीक है, बेर और खजूर का खाए जाने वाला पार्ट कौन सा होता है, पेरिकार्प कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किसका खाया जाता है, बेल पत्र का। ठीक है, बेल पत्र का, ये भी आप याद रखेंगे। बेल पत्र का खाया जाने वाला पार्ट कौन सा होता है, प्लेसेंटा। एरिल की बात कर लेते हैं। एरिल किस में खाया जाता है, एरिल खाया जाता है अनार में। ठीक है, अनार का खाया जाने वाला पार्ट क्या कहलाता है, एरिल कहलाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में आप ध्यान से देख लेंगे और एकदम याद रखेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये सब रिपीट होते रहते हैं एग्जामों में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है। ठीक है, कैंडी बनाने के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा माना जाता है, सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं, चाहे नींबू, संतरा, चकोतरा, ठीक है, मौसमी, ये सब यानी कि सिट्रस से संबंधित फल जितने आते हैं उससे कैंडी बनाई जाती है, या आंवला से बनाया जाता है, या टमाटर से बनाया जाता है, या अमरूद से बनाया जाता है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए सिट्रस की बात कर लेते हैं। सिट्रस से क्या बनाते हैं, मार्मलेड बनाते हैं। ठीक है, मार्मलेड किससे बनाया जाता है, ये सिट्रस से संबंधित जितने फल होते हैं उससे बनाया जाता है मार्मलेड। आंवला से क्या बनता है, आंवला से क्या बनता है, कैंडी बनता है। ठीक है, यही ऑप्शन का कैंडी। ठीक है, आंवला और बेर से बनता है। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। तो हमारा कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा होता है, आंवला होता है, यानी कि सेकंड आंसर हमारा राइट हो जाएगा। टमाटर से क्या बनता है, टमाटर के बारे में जानते हैं। टमाटर से केचप बनाया जाता है। ठीक है, टमाटर से क्या बनता है, केचप बनाते हैं। अमरूद से क्या बनाया जाता है, ये भी आप याद रखना चाहिए। जेली किससे बनती है, अमरूद से बनती है। लेकिन सेब से क्या बनता है, ये भी याद होना चाहिए। सेब से बनाया जाता है जैम बनाया जाता है। ठीक है, जैम बनाया जाता है। जैम सेब से बनता है, जेली अमरूद से बनती है, टमाटर केचप से बनता है, आंवला से और बेर से कैंडी बनती है। सिट्रस वर्गीय फल जितने होते हैं उससे मार्मलेड बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैगन की लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म बताना है। ठीक है, कौन सी बैगन की ऐसी किस्म है जिसके अंदर लिटिल लीफ प्रतिरोधी है, यानी कि उसके अंदर लिटिल लीफ रोग नहीं लगता है। ठीक है, तो किस्मों के नाम सुन लीजिए। अन्नमलाई है, उसके बाद मंजरी गोटा है, अर्का सील है और पूसा नवनीत है। चारों में से बताइए कौन सी लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है बैगन की। ठीक है, चलिए पहले इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मंजरी गोटा। मंजरी गोटा जो है यानी कि बैगन की ये लिटिल लीफ प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड वाला मंजरी गोटा। बात करते हैं अन्नमलाई। अन्नमलाई कैसी है? या यह ऐसी किस्म है यानी कि एफिड प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, एफिड प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर यहाँ पे लिटिल लीफ ना देकर एफिड प्रतिरोधी किस्म पूछता बैगन की तो हो जाती अन्नमलाई। ठीक है, अर्का सील की बात कर लेते हैं। हरे फल वाली बैगन की किस्म है। ठीक है, हरे फल वाली बैगन की किस्म है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद पूसा नवनीत यानी कि बैगन में सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म है। ठीक है, बैगन में सर्वाधिक उपज देने वाली, ठीक है, उपज देने वाली किस्म कौन सी होती है? पूसा नवनीत हो जाएगी। और हरे फल वाली बैगन की किस्म कौन सी है? अर्का सील हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की, स्वीट बनाना एक प्रमुख उन्नतशील किस्म है। ठीक है, आपको बताना है स्वीट बनाना जो है एक प्रमुख उन्नतशील किस्म जो है किसकी है? केले की है, शिमला मिर्च की है, या तीखी मिर्च की, या टमाटर की। चारों में से बताइए कौन सी किस्म है स्वीट बनाना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि शिमला मिर्च की जो किस्म है स्वीट बनाना, ये इसकी प्रमुख किस्म है। केले की सबसे प्रमुख किस्म कौन सी होती है? केले की प्रमुख किस्म हो जाएगी ड्वार्फ कैवेंडिश। ठीक है, ड्वार्फ कैवेंडिश, ये आप याद रखेंगे। कैवेंडिश ये किस्म हो जाएगी केले की प्रमुख किस्म। तीखी मिर्च की सबसे प्रमुख किस्म कौन सी हो जाएगी? पूसा ज्वाला। ठीक है, पूसा ज्वाला ये तीखी मिर्च की प्रमुख किस्म है। टमाटर की प्रमुख किस्म कौन सी है? पूसा गौरव। ठीक है, पूसा गौरव ये आप याद रखेंगे। पूसा गौरव टमाटर की प्रमुख किस्म हो जाएगी। तीखी मिर्च की प्रमुख किस्म पूसा ज्वाला हो जाएगी। शिमला मिर्च की जो प्रमुख किस्म है वो स्वीट बनाना हो जाएगी। और केले की प्रमुख किस्म हो जाएगी ड्वार्फ कैवेंडिश। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम बताना है। ठीक है, सफ़ेद मूसली यानी कि जो होता है वाइट मूसली, यहाँ पर देख सकते हैं सफ़ेद मूसली का प्लांट है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीवियलियनम और प्लांटेंगो ओवेटा, जेट्रोफा कार्कस, या केसिया अंगस्टिफोलिया। ठीक है, चारों में से बताइए कौन सा सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नेम होता है यानी वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, तो सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्लोरोफाइटम बोरीवियलियनम। ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम होता है। प्लांटेंगो ओवेटा किसका वैज्ञानिक नाम होता है? ये इसबगोल का होता है। ठीक है, इसबगोल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? प्लांटेंगो ओवेटा। ठीक है, इसबगोल का हो जाएगा। उसके बाद जेट्रोफा कार्कस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? रतन जोत का होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, औषधीय वाले सब प्लांट हैं। उसके बाद केसिया अंगस्टिफोलिया, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? सनाय। ठीक है, सनाय जिसको सोनामुखी कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सोनामुखी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 14 का सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्लोरोफाइटम बोवेरिलियनम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है, या थिनिंग कहलाता है, या रोगिंग कहलाता है, या सभी कहलाता है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर की। करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रोगिंग। बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। बात करते हैं वीडिंग की। वीडिंग क्या होता है? खरपतवार हटाना। ठीक है, खरपतवार हटाना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है। ठीक है, खरपतवार हटाना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद थिनिंग क्या होता है? थिनिंग यानी पादप को हटाना। ठीक है, पादप को हटाना क्या कहलाता है? पादप को हटाना ये कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। उसके बाद रोगिंग के बारे में जान ही गए हैं कि बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? रोगिंग कहलाता है। ठीक है, और ये जान लीजिए गलत होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 नंबर हमारा रोगिंग कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खरीफ फसल की बुआई का उपयुक्त समय बताना है। ठीक है, आपको खरीफ फसल की बुआई का उपयुक्त समय बताना है। जून जुलाई पहला ऑप्शन है, दूसरा है अक्टूबर नवंबर, तीसरा है मार्च अप्रैल, चौथा है दिसंबर जनवरी। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। ठीक है, इस प्रकार के वीडियो हम रोजाना पर डे लाते रहते हैं, आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जून जुलाई में। खरीफ फसल की बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में करते हैं। ठीक है, जैसे बाजरा हो गया। ठीक है, बाजरा कौन सी सीजन की क्रॉप है? यानी कि खरीफ सीजन की। और अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर यानी कि रबी की बुआई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में, जैसे गेहूं और जौ हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में जानते हैं जायद वाली क्रॉप जितनी भी होती हैं उनकी बुआई कब करते हैं? मार्च अप्रैल में, यानी कि ककड़ी खरबूज खीरा, ठीक है, लौकी घिया, ये जितने भी आते हैं ये सब जायद क्रॉप वाली हो जाएंगी। ठीक है, इनकी बुआई मार्च अप्रैल में करते हैं। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि जून जुलाई। ठीक है, खरीफ की बुआई जून जुलाई में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है बीज उपचार का क्रम क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है बीज उपचार के लिए सही क्रम क्या होता है। पहला ऑप्शन है हमारा राइजोबियम पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद फंजीसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड। दूसरा कह रहा है पहले इंसेक्टिसाइड, दूसरा राइजोबियम, तीसरा फंजीसाइड। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहले फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे, फिर राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है पहले फंजीसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम। ठीक है, चारों में से बताइए सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, फिर सेकंड नंबर पर किसका प्रयोग करते हैं, फिर फोर्थ नंबर पर किसका प्रयोग करते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन। ठीक है, पहले फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं यानी कि एफ, उसके बाद इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं आई, उसके बाद राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। इसको FIR के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, FIR याद रखेंगे तो बीज उपचार का सही क्रम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि। ठीक है, आपको बताना फल वृक्षों के लिए सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी अच्छी मानी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन थाला विधि, दूसरा है वलय विधि, तीसरा है बूंद बूंद विधि, चौथा है उपयुक्त सभी। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फल वृक्ष जितने भी होते हैं उनकी सिंचाई के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी गई है? थाला विधि, वलयन विधि, बूंद बूंद सिंचाई या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बूंद बूंद सिंचाई। ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई सबसे अच्छी विधि मानी जाती है फल वृक्षों के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये बूंद बूंद सिंचाई के लिए आपकी ये पाइपें बिछाई गई हैं, यहाँ पे फल वृक्ष तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि फल वृक्षों के लिए सबसे अच्छी जो सिंचाई की विधि है यानी कि बूंद बूंद सिंचाई अच्छी मानी गई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अर्का मृदुला किसकी किस्म है। ठीक है, आपको बताना अर्का मृदुला किस्म है किसकी? अनार की है, अमरूद की है, बैर की है या आंवला की है। चारों में से बताइए किसकी किस्म है एक अर्का मृदुला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि अमरूद की। अमरूद की उन्नतशील किस्म कौन सी है? अर्का मृदुला। ठीक है, अगर यहाँ पर खाली मृदुला लिखता, ठीक है, मृदुला अगर लिखा रहता है खाली तो किसकी हो जाती? अनार की। ठीक है, इसके आगे अर्का लगा हुआ है इसलिए अर्का मृदुला किसकी किस्म हो जाएगी? ये हो जाएगी अमरूद की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज की फसल होती है। ठीक है, एक वर्षीय होती है, बहुवर्षीय होती है, द्विवर्षीय होती है या सभी होती है। ठीक है, इसमें से बताना है प्याज की फसल एक होती है, एक वर्षीय होती है, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय या सभी होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि द्विवर्षीय। ठीक है, द्विवर्षीय अगर साग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी एक वर्षीय कहलाएगी। अगर प्याज उत्पादन के लिए हम यानी कि सीड उत्पादन और प्याज उत्पादन के लिए हम कर रहे हैं, सीड उत्पादन के लिए करेंगे तो हमारी फसल हो जाएगी द्विवर्षीय। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं एक वर्षीय, यानी कि जितनी भी सभी सब्जियां कैसी होती हैं? सभी सब्जियां एक वर्षीय होती हैं। ठीक है, जितनी सब्जियां आएंगी सब हो जाएंगी एक वर्षीय। ठीक है, और जितने भी फल होते हैं सब कैसे हो जाते हैं? बहुवर्षीय हो जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन प्याज कैसी फसल है? ये द्विवर्षीय रहेगी, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर कह रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, आपको बताना बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, आपको बताना है सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बेरी बेरी रोग जो होता है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी किससे होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की बात करते हैं, रिकेट्स रोग किससे होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सरसों का फल किस प्रकार का होता है। ठीक है, आपका सरसों का फल का प्रकार बताना है, किस प्रकार का होता है। लोमेंटम होता है या पोड होता है या सिलिकुआ होता है या कैप्सूल होता है। चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हमारा होगा यानी कि सिलिकुआ होगा। ठीक है, सरसों का फल का प्रकार क्या कहलाता है, सिलिकुआ कहलाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे सरसों का फल का प्रकार होता है सिलिकुआ। और कैप्सूल की बात कर लेते हैं, कैप्सूल किसका होता है, ये आप जानते हैं कपास का होता है और किसका होता है, गुड़हल का होता है। ठीक है, और भिंडी का होता है। इन सब का फल का प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है। लोमेंटम की बात कर लेते हैं। ठीक है, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली के फल का प्रकार क्या होता है, लोमेंटम होता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लोमेंटम किसका होता है, मूंगफली का। उसके बाद बात कर लेते हैं पोड किसका होता है, मटर का होता है। मटर का फल का प्रकार क्या कहलाता है, पोड कहलाता है। ठीक है, सिलिकुआ किसका हो गया, सरसों का हो गया। कैप्सूल हो गया कपास का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकुआ। सरसों का फल का प्रकार होता है सिलिकुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंवला के प्रवर्धन का व्यावसायिक विधि। ठीक है, आपको बताना है। अगर आप ये विधि पहचान रहे हैं तो तुरंत बता ले जाएंगे कि आंवला में कौन सी प्रवर्धन की विधि होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा रिंग कलिकायन, दूसरा है पेंच कलिकायन, तीसरा है टी बडिंग, चौथा है बीज द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे विधि देख रहे हैं ये है, यानी कि ये आपकी हो जाएगी पेंच कलिकायन। ठीक है, पेंच कलिकायन किस में होता है, आंवला में होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। रिंग बडिंग किस में होता है, रिंग कलिकायन किस में होता है, ये बैर में होता है। ये आप याद रखेंगे। टी बडिंग किस में होता है, ये माल्टा में होता है। ये भी आप याद रखेंगे। टी बडिंग किस में होता है, माल्टा में होता है। बीज द्वारा प्रवर्धन किस में होता है, सिर्फ बीज द्वारा ही होता है, यानी कि उसमें कलम द्वारा नहीं लगाया जा सकता है, तो वो हो जाएगा पपीता। पपीते का प्रसारण या प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, सिर्फ बीज द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं चैनल का नाम लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का रहा है ब्लैक टीफ किस फल का एक प्रमुख देह विकार है। ठीक है, आपको बताना है ब्लैक टीफ जो लगता है कौन से फल का प्रमुख फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आंवला का, दूसरा है अमरूद का, तीसरा है आम का, चौथा है नींबू वर्गीय फलों का। ठीक है, चारों में से बताइए किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा यानी कि आम का। इसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो भी कहा जाता है, यानी कि कोयली रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसका, मैंगो का। बात कर लेते हैं आंवला का। आंवला में कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है, क्रोसिस लगता है। ठीक है, क्रोसिस लगता है। ये किसकी कमी के कारण लगता है, बोरान की कमी के कारण लगता है। ठीक है, बात कर लेते हैं अमरूद में। अमरूद में जानते हैं क्या लगता है, ब्रोंजिंग। ठीक है, ब्रोंजिंग किस में लगता है, ये लगता है अमरूद के अंदर। ये आप याद रखेंगे किसकी कमी के कारण, जेड एन की कमी के कारण अमरूद में ब्रोंजिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। और आम में जानी गई ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। नींबू वर्गीय की बात कर लेते हैं। नींबू में सबसे भयंकर रोग लगता है जिसका नाम है डाईबैक। ठीक है, डाईबैक ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किसका है, नींबू का। ठीक है, जो कि लगता है कॉपर की कमी के कारण। ठीक है, CO की कमी के कारण नींबू में डाईबैक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। आज का हमारा अंतिम और लास्ट सवाल है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन सा रहेगा लास्ट। यानी कि पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन है मूंग का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है मूंग का बॉटनिकल नेम क्या होता है। विग्ना रेडिएटा होता है, विग्ना मूंगो होता है, विग्ना एकोनिटी फोलिया होता है या विग्ना एक्यूकुलेटा होता है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है।
तो इसका मूंग का बॉटनिकल नेम होता है विग्ना रेडिएटा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विग्ना मूंगो किसका होता है? ये होता है उड़द का। ठीक है, उड़द का होता है, ये आप याद रखेंगे। विग्ना एकोनी टीफोलिया, ठीक है, ये होता है मोट का। ठीक है, मोट का आप याद रखेंगे क्या होता है? विग्ना एकोनी टीफोलिया। उसके बाद विग्ना एक्यूकुलेटा किसका होता है? ये होता है चौला का। ठीक है, चौला का होता है, ये आप याद रखेंगे। चारों ऑप्शन के बारे में हम बता दिए हैं किसका किसका क्या बॉटनिकल नेम होता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, आज की सीरीज हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करिए। आज के सीरीज के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। ठीक है।